नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण शर्मा आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल PSC बाय DC सर। दोस्तों, MPG के टारगेट सीरीज का आज लेक्चर नंबर 28 है। कभी आपने 27 लेक्चर नहीं देखे तो जाकर देखिए, आपको डेफिनेटली फ़ायदा आपकी प्रिपरेशन में दिखने वाला है। दोस्तों, यह सीरीज बिल्कुल एनालिसिस के बेसिस पे चल रही है। इसमें वर्तमान में हम PYQ सॉल्व कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, साथ में जो एक्स्ट्रा फैक्ट पूछे जा सकते हैं या आने वाले समय में पूछेंगे उन सभी को हम बहुत अच्छे से क्लियर कर रहे हैं। जैसा आप सभी को पता है, इस सीरीज का नाम रोटी सीरीज या रामबाण सीरीज है, तो भैया इससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला है, ये मैं डेफिनेटली आपको विश्वास दिलाना चाहूँगा। और जितने भी MPPSC लगातार पेपर लेता जा रहा है उन सभी के एनालिसिस के आधार पर इस सीरीज में जो डिटेल कवर कराई जा रही है वो उसी के बेसिस पे कराई जा रही है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम हमारा आज का लेक्चर। पहले लेक्चर नंबर 27 के क्वेश्चन ऑफ द डे की बात करेंगे। राजीव सागर परियोजना किस जिले में स्थित है? तो भैया राजीव सागर जो परियोजना है वह किस जिले में है? तो वह बालाघाट जिले में स्थित है। ठीक है। फिर दूसरा प्रश्न है, आदमगढ़ किस जिले में आता है? तो आदमगढ़ आता है नर्मदापुरम जिले में। यहाँ भी एक पाषाणकालीन स्थल है जो कि नर्मदापुरम जिले में पड़ता है। तो नर्मदापुरम जिले में क्या आता है? आदमगढ़ मुख्य रूप से आता है। ठीक है। अब हम आगे चलते हैं और आज का प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा चित्रकार 1922 में मध्य प्रदेश में जन्मा? यानी क्या पूछ रहा है? मध्य प्रदेश के चित्रकार की बात कर रहा है कि 1922 में वह मध्य प्रदेश में जन्मा। 1950 के बाद फ्रांस में रहकर कार्य किया तथा 2016 में नई दिल्ली में उनका देहावसान हुआ है। यानी 2016 में दिल्ली में उनका निधन हुआ है। तो भैया यहाँ बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के एक प्रमुख चित्रकार हैं और उनका नाम है सैयद हैदर रजा। क्या नाम है? सैयद हैदर रजा की यहाँ बात कर रहा है। एक मिनट रुक जाइए, किसकी बात कर रहा है? तो भैया सैयद हैदर रजा की यहाँ पर बात की जा रही है। सैयद हैदर रजा की बात करते हैं तो इनका जन्म वर्तमान में जो हमारा मंडला ज़िला है वहाँ पर हुआ था। कहाँ पर हुआ था? मंडला ज़िले में इनका जन्म हुआ था। तो यहाँ पर क्या पूछा था? 1922 में मध्य प्रदेश में जन्मा। यानी किसकी बात कर रहे थे? सैयद हैदर रजा की बात कर रहे थे। तो इसका राइट आंसर क्या है? सैयद हैदर रजा। सैयद हैदर रजा का जन्म मंडला में होता है। यह चित्रकारी में अपना बहुत योगदान देते हैं। इनकी चित्रकारी या कला को देखते हुए भारत सरकार द्वारा इनको 3 बड़े पुरस्कार, एक पद्मश्री, पद्म भूषण और एक पद्म विभूषण, तीनों पुरस्कार भारत सरकार द्वारा इनको प्रदान किए गए। याद रखना, ये तीनों पुरस्कार के बारे में भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। इन्हें पद्मश्री 1981 में, पद्म भूषण 2007 में और उसके साथ पद्म विभूषण 2013 में प्रदान किया गया था। तो सैयद हैदर रजा मध्य प्रदेश के प्रमुख चित्रकार हैं। अब और चित्रकार की बात करते हैं मध्य प्रदेश की, तो भैया लिख लेना DJ जोशी, यह मध्य प्रदेश के प्रमुख चित्रकार रह चुके हैं। फिर उसके बाद आपको मिलेगा नारायण बेंद्रे। क्या? नारायण श्रीधर बेंद्रे। ठीक है, पेपर में पूछा गया नारायण सिंह बेंद्रे का संबंध किससे है। फिर विष्णु भटनागर। ठीक है, फिर आपको देखने को मिलेंगे हमारे अमृतलाल बेगड़, पहले ही बता चुका हूँ और पूछा है MPPSC ने अमृतलाल बेगड़ का संबंध किससे है। तो यानी चित्रकार, उसे बहुत प्रेम है तो चित्रकार के नाम वह पूछ सकता है। तो आपको सभी का याद रखना है। मकबूल फिदा हुसैन, यह भी मध्य प्रदेश के क्या थे? प्रमुख चित्रकार थे। तो इन सभी के बारे में आपको याद रखना है। ये कुछ मैंने नाम बता दिए हैं। MM हुसैन भी एक चित्रकार थे। NS बेंद्रे, जिनका नाम नारायण श्रीधर बेंद्रे था, यहाँ भी क्या है? मध्य प्रदेश के प्रमुख चित्रकार हैं। सैयद हैदर रजा के बारे में पूछा जा सकता है कि इनका जन्म किस जिले में हुआ था। तो अभी मैंने क्या बताया कि इनका जन्म किस जिले में हुआ है? तो सर इनका जन्म जो हुआ है वह मंडला जिले में हुआ है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। मानव सभ्यता के विकास की कहानी दर्शाने वाला देश का सबसे बड़ा संग्रहालय इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय पे 10 बार प्रश्न आ चुका है। तो इसका राइट आंसर क्या है? भोपाल। तो भोपाल के श्यामला हिल्स पर यह क्या है? जो हमारा इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय वहाँ स्थित है। इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय की बात करते हैं तो इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय, इसमें क्या है? जो मानव सभ्यता थी, कैसे मानव जन्मा, कैसे मानव अपने जीवन में आगे बढ़ा, उन सभी को यहाँ पर दर्शाया गया है। ये भारत सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय के अधीन आने वाली एक संस्था है। क्या?
सांस्कृतिक मंत्रालय भारत सरकार। यह बात आपको नोट लगा के लिखना है, क्योंकि नहीं तो आप लिख के जाओ कि यह किसका है, मध्य प्रदेश सरकार का। यह किसका है, भारत सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय के अधीन एक संस्था है। ठीक है, यहाँ पर मानव सभ्यता को बहुत अच्छे से दिखाया गया है, दर्शाया गया है। तो इसकी स्थापना होती है 1977 में। 1977 में इसकी स्थापना होती है। 1985 में इसको राष्ट्रीय मानव संग्रहालय का नाम दिया जाता है। क्या दिया जाता है, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। 1985 में इसे नाम दिया जाता है। उसके बाद 1993 में इसका नाम बदलकर भारत की पूर्व प्रधानमंत्री या भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नाम पर इसका नामकरण किया जाता है। तो इसका नाम क्या है, इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय वर्तमान में इसका नाम है। तो यह सभी बातें आपसे पूछी जा सकती हैं कि भैया कब इसको इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय नाम दिया, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय नाम कब दिया गया, स्थापना कब की गई थी। तो ये सभी पॉइंट आपको याद रखने हैं। अब देखो, भोपाल में एक दो संग्रहालय, एक जनजातीय संग्रहालय भी बहुत प्रसिद्ध है। भोपाल का 2011-12 में उसकी स्थापना की गई थी। तो जनजातीय संग्रहालय भी कहाँ पर देखने को मिलेगा, आपको भोपाल में देखने को मिलेगा। याद रखना है सभी पॉइंट जो मैं बता रहा हूँ। उसके बाद मध्य प्रदेश में एक केंद्रीय संग्रहालय है, केंद्रीय संग्रहालय सेंट्रल म्यूजियम। तो यह कहाँ पर है, यह इंदौर में कहाँ पर है, इंदौर में स्थित है। तो इन सभी पॉइंट को आपको याद रखना है, क्योंकि यह भी आपके एग्जाम में आ सकता है कि सेंट्रल म्यूजियम कहाँ पर है, इंदौर में। जो जू बना हुआ है अपना, उसके बगल में आपको सेंट्रल म्यूजियम देखने को मिलेगा, जीपीओ के पास। कभी भी जाओ, इंदौर में रहते हो तो ज़रूर इसे घूमने जाना, अच्छी जगह है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। चंड प्रगोत किस प्राचीन गणराज्य के राजा थे। तो भैया चंड प्रगोत प्रगोद वंश के एक राजा थे, जो कि प्रगोद वंश कहाँ पर था, अवंती पर बसा हुआ था। कहाँ पर, अवंती यानी उज्जैन में शासन करता था। तो यहाँ कहाँ के प्राचीन गणराज्य अवंती के प्रमुख राजा थे। चंड प्रगोत के बारे में एक फैक्ट अधिकतर बार पूछा जाता है कि चंड प्रगोत को क्या था, पांडु रोग से यह ग्रसित थे। पांडु रोग यानी पीलिया से यह ग्रसित थे। तो इनकी सहायता के लिए एक जीवक यानी एक डॉक्टर को, जो बिंबिसार थे मगध के राजा, बिंबिसार जो था मगध का राजा था, उनके द्वारा इनके पास जीवक पहुंचाया गया था इनका पांडु रोग को सही करने के लिए। तो आपको याद रखना है चंड प्रगोत ने कहाँ पर शासन किया, तो उज्जैन अवंती में इन्होंने शासन किया है। बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये पांडु रोग वाला बहुत बार पूछा भी जा चुका है कि किसने इसके यहाँ जीवक पहुँचाया था। तो बिंबिसार राजा ने, जो कि कहाँ के, मगध के राजा थे। मगध के राजा बिंबिसार के द्वारा इनको क्या पहुँचाया गया था, एक जीवक या डॉक्टर पहुँचाया गया था। तो ये सभी फैक्ट बार बार पूछे गए। अगला प्रश्न है, औद्योगिक विकास केंद्र बानमोर मध्य प्रदेश के किस जिले में। जब हमने मध्य प्रदेश का औद्योगिक या मध्य प्रदेश के जब हम उद्योग पढ़ रहे थे, उसमें मैंने मध्य प्रदेश के कुछ 6 तो केंद्रीय सरकार द्वारा और उसके अलावा 26 मध्य प्रदेश सरकार द्वारा गठित औद्योगिक विकास केंद्रों की बात की थी, जिसमें मैंने एक बानमोर भी बताया था। और बानमोर कहाँ पर बताया था सर, बानमोर आपने बताया था मुरैना में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है, मुरैना। तो देखो भैया, बानमोर के बारे में एक दो फैक्ट और याद रखना है कि यहाँ पर मध्य प्रदेश की सबसे पहली सीमेंट फैक्ट्री लगाई गई थी कब, 1922 में। और कौन सी कंपनी द्वारा लगाई गई थी, तो एसीसी कंपनी द्वारा यहाँ पर सीमेंट फैक्ट्री लगाई गई थी 1922 में, जिसका नाम था बानमोर सीमेंट फैक्ट्री। अब सेंट्रल गवर्नमेंट के जो 3 औद्योगिक विकास केंद्र हम उनकी बात करते हैं, तो उनके ट्रिक है भैया MP3। ठीक है, यानी 3 बार आपको M लिखना है और 3 बार आपको P लिखना है। यहाँ से एम से आएगा सर मनेरी, जो कि कहाँ पर है, मंडला ज़िले में है। आगे आप मंडला लिख लेना। दूसरा आएगा अपना कौन सा, एक है मनेरी। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर आएगा पीथमपुर, MP आ रहा है ना, तो यहाँ पर आएगा पीथमपुर। फिर यहाँ पर आएगा पुरेना और यहाँ पर आएगा पीलूखेड़ी और यहाँ पर आएगा मेघनगर और यहाँ पर आएगा मालनपुर। तो ये 6 औद्योगिक केंद्र किसके द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा मध्य प्रदेश में बनाए जा रहे हैं। मनेरी जो आपका मंडला ज़िले में, मेघनगर आपका झाबुआ ज़िले में, मालनपुर आपका भिंड ज़िले में, पीथमपुर आपका धार ज़िले में, पुरेना आपका पन्ना ज़िले में है, पीलूखेड़ी जो है वह आपके राजगढ़ ज़िले में। तो इन सभी औद्योगिक केंद्र के बारे में आपको याद रखना है, आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो पीथमपुर किस में आता है, धार में। कुछ अन्य औद्योगिक केंद्रों की बात करते तो मंडीदीप, तो मंडीदीप आपको कहाँ पर मिलेगी, रायसेन में। फिर आपको मक्सी, तो मक्सी शाजापुर ज़िले में देखने को मिल जाएगी। विक्रमनगर,
तो विक्रमनगर आपको कहाँ देखने को मिलेगा, उज्जैन जिले में देखने को मिल जाएगा। तो इन सभी औद्योगिक केंद्रों के बारे में भी आप एक बार पढ़ लेना। जिसने कोर्स ले रखा होगा और वह व्यक्ति कभी इस सीरीज को लगा रहा होगा तो उसका बार बार रिवीजन हो रहा होगा और बहुत अच्छे से उसको सब कुछ क्लियर होता जा रहा होगा। अगले प्रश्न पे जाते हैं। निर्यात उत्कृष्ट शहर में मध्य प्रदेश के कौन से 2 शहर शामिल है। अब निर्यात उत्कृष्ट केंद्र यानी यहाँ पर क्या होता है, एक्सपोर्ट बहुत अच्छे से किया जा सकता है, उन शहरों को क्या किया जा रहा है, विकसित किया जा रहा है। तो भारत सरकार की एक स्कीम है, उसके द्वारा मध्य प्रदेश के 2 शहरों को निर्यात उत्कृष्ट शहर के रूप में शामिल किया गया है और उन दोनों का नाम है देवास और इंदौर। ठीक है, तो याद रखना निर्यात यानी एक्सपोर्ट के लिए हमारे यहाँ मुख्य रूप से 2 शहरों को चुना गया है, एक देवास और इंदौर। मध्य प्रदेश के धार के में स्थित पीतमपुर को डेट्रॉइट बंदरगाह कहते हैं, क्या, सूखा बंदरगाह। और सूखा बंदरगाह से आपको आज तक समझ में नहीं आएगा सर सूखा बंदरगाह क्या होता है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि सूखा बंदरगाह वहाँ होता है जहाँ पर पानी की कोई भी क्या होती है, जो रेखा होती है वह शामिल नहीं होती। यानी सूखे बंदरगाह वहाँ होते हैं जहाँ पर हम जो ट्रांसपोर्ट होता है वो मेनली किसके द्वारा करते हैं, व्हीकल के माध्यम से करते हैं। व्हीकल में भी किसका, कि सर हमारे ट्रक, ट्रेन आदि के माध्यम से हम क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को निर्यात करते हैं, उसे सूखा बंदरगाह कहते हैं। यानी जहाँ पर जहाज़ के द्वारा क्या नहीं किया जाता, तो निर्यात नहीं किया जाता है, उन्हें मेनली सूखा बंदरगाह कहा जाता है। ठीक है, जिसकी सीमा जलीय सीमा से जुड़ी नहीं होती है उन सभी को भी सूखा बंदरगाह कहा जाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। मध्य प्रदेश वित्त निगम का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो 10 बार बता दिया भैया, वित्त यानी पैसा किसके पास रहेगा, तो सर पैसा तो इंदौर वालों के पास ही है। किसके पास है, इंदौर वालों के पास। तो वित्त निगम भी कहाँ पर होगा सर, इंदौर में स्थित है। और वित्त निगम की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश वित्त निगम की स्थापना 1955 में की गई थी। गीता भवन पे जाइएगा, गीता भवन के पास आपको इंदौर वित्त निगम का क्या मिलेगा, मुख्यालय मिलेगा। अब देखो एमपीपीएससी एक और पूछता है, मध्य प्रदेश आदिवासी या आदिवासी मत लिखिए, जनजातीय वित्त विकास निगम, इसके बारे में भी एमपीपीएससी बार बार पूछता है। तो आ जाओ इसकी भी हम बात कर लेते हैं। तो मध्य प्रदेश जनजातीय वित्त विकास निगम की स्थापना होती है भैया 29 सितंबर 1994 को। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, भोपाल में। ये भी एक एमपीपीएससी ने उसके एग्जाम में पूछा था, मध्य प्रदेश जनजातीय वित्त विकास निगम कहाँ का मुख्यालय कहाँ पर है, तो भोपाल में है। और इसकी स्थापना कब की गई थी, 29 सितंबर 1994 को। अब वित्त निगम का क्या होगा सर, फाइनेंस से संबंधित, वित्त से संबंधित इसका काम होगा, किसको कितना पैसा प्रोवाइड कराना है उन सभी पे जो कंट्रोल करता होगा वह वित्त निगम द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो दोनों पॉइंट को आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, बोधन दउआ किसका सेनापति था। तो 1857 की क्रांति में भैया बोधन दउआ बहुत फेमस सेनापति हुए। ठीक है, इन्होंने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे ऐसा कहा जाता है। और जो सेनापति थे वहाँ थे शाहगढ़ के राजा बख्तावली के, क्या थे, राजा बख्तवली के, ये क्या हुआ करते थे, सेनापति हुआ करते थे, आपको याद रखना है। फिर यहाँ पर एक और बात पूछी जा सकती है कि भैया बोधन दउआ थे, उनका एक सहायक भी यहाँ पर उस टाइम बहुत चर्चाओं में आया था। जब 1857 की क्रांति हो रही थी तो इनका एक सहायक था बदन राय करके, उसका नाम क्या था, बदन राय। तो बदन राय ने भी अंग्रेजों के छक्के छुड़ाने में बदन दउआ का साथ दिया था। तो राजा बख्तावली के सेनापति कौन थे, बदन दउआ, और बदन दउआ का सहायक कौन था, बदन राय। और बदन राय को 1858 में फांसी पर चढ़ा दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा, क्योंकि उन्होंने बदन दउआ की क्या की थी, सहायता की थी। और इन्होंने नरसिंहपुर, गढ़ा कोटा, रहेली, सागर वाला जो क्षेत्र है उसमें बहुत आतंक मचाया था 1857 की क्रांति में। तो एक प्रमुख सेनापति हुए, इनके बारे में आपको याद रखना है। ऐसा कहा जाता है कि जिस प्रकार टाटे टोपे हाथ में नहीं आते थे वैसे ही बदन दउआ अंग्रेजों के हाथ में नहीं आए थे। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखो भैया क्या पूछा, सुमेलित नहीं है। मैंने बार बार बोल रहा हूँ सुमेलित नहीं है के प्रश्न वर्तमान में आ चुके हैं। तो सर गोंड की उपजाति सर अगरिया है, बिल्कुल सही है। बेगा सर बिझवार है, बिल्कुल सही है। भारिया पाटलिया बिल्कुल सही है। कोरकू महार, तो सहार महार तो कोई एसटी जनजाति नहीं है, जनजाति नहीं है। तो महार क्या है, एक अनुसूचित जाति है। क्या है, एससी जाति है महार। तो इसका राइट आंसर हो जाता है डी वाला। अब जब हम उपजाति की बात कर लेते हैं तो सबसे पहले भील की मैं आपको बता देता हूँ। तो भील की भैया सुन लेना, भील की है बरेला, रथियास, फिर आपको मिलेगी भिलाला, राठवा, बेगास, ये सभी किसकी उपजाति हैं, तो भील की हैं।
अब हम कर लेते हैं गोंड की बात। तो गोंड की जब हम बात करेंगे तो सर एक तो आपने बता दिया अगरिया, ठीक है, फिर मुड़िया, सब लिख लेना भैया, आपके पेपर में सीधा आएगा यहाँ से। प्रधान, प्रधान के बाद आपको कौन सी मिलेगी, ओझा, फिर सोलाहस। तो ये सभी क्या हैं, गोंड की उपजातियाँ हैं। फिर हम कर लेते हैं भैया किसकी, भारिया की बात। तो भारिया की एक तो आपको पाटलिया दिख गई, पाटलिया मेनली एक उपजाति भीलों की भी है, ठीक है। तो भारिया एक पाटलिया, उसके बाद आपको मिलेगी भूमिया, पंडो, भूईहार, ये किसकी जनजाति है, तो यहाँ है हमारी भारिया जनजाति की। फिर देखो एक और कौन सी है, बेगा। तो बेगा की हम बात कर ले तो बेगा की आपको एक दिख गई होगी बिझवार, ठीक है, अभी अपन ने देखी ना बिझवार, ये लिखा हुआ है आपके सामने, तो बिझवार हो गई। फिर बिझवार के बाद आपको क्या देखने को मिलेगी, नरोतिया, भरोतिया, नाहार, फिर काठमेना। तो ये सभी किसकी जनजाति हैं, तो ये सभी हैं हमारी बेगा जनजाति की उपजातियाँ। तो इन सभी उपजाति को आपको याद रखना है, इस बार आपके पेपर में उपजाति से ही प्रश्न देखने को मिलने वाला है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित वाक्यों पर विचार कीजिए। मांडू धार जिले में स्थित है, हाँ सर बिल्कुल सही है। मांडू में हिंडोला महल है, हाँ बिल्कुल सही है सर, दोनों आंसर बिल्कुल सही है। तो दोनों सत्य है, ये बात तो आपको समझ में आ गया होगा। अगले प्रश्न पे चलने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि MPPSC प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज चल रही है भैया। 499 मात्र प्राइस है, जिसमें 35 आपको टेस्ट मिलने वाले हैं, 15 टॉपिक वाइज, 20 FLT, साथ में 14,000 प्रैक्टिस मॉक टेस्ट है। तो अभी तक भैया 8 टेस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। जिसने नहीं दिया है वहाँ एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो और ज़रूर दो। कल FLT 4 हुई थी, उसकी PDF का भी आपको प्रोवाइड कराई थी हमने, तो हमारे टेलीग्राम चैनल PSC बाय DC सर पर आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो एक बार जाके ज़रूर देखिए, टेस्ट को एक बार एनालिसिस कीजिए कि टेस्ट कैसा बना रहे हैं सर, तो आपको समझ में आएगा। पूरा एग्ज़ाम बेसिस पे पैटर्न चल रहा है, जैसा एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाएंगे वैसा ही प्रश्न आपको मिलने वाले हैं। उन सभी की हम PDF भी प्रोवाइड कराते हैं आपको। तो भैया इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर लो, इन्वेस्ट के तौर पे ज्वाइन कर लो, मेरा तो यही मानना है। कभी ज्वाइन करोगे आपका फ़ायदा ज़रूर होगा। MPPSC प्रीलिम्स का हमारा टारगेट बैच भी चल रहा है। तो अभी हमने यूनिट 6 और यूनिट 9 स्टार्ट की है। जिन जिन बच्चे को यूनिट 6 और यूनिट 9 पढ़ना है वह हमारा कोर्स ज़रूर ज्वाइन कीजिए, ठीक है। और उसके अलावा यूनिट 2 का भी काम चल रहा है, MP की हिस्ट्री भी अभी चालू हुई है, तो इसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो MPPSC प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज भी साथ साथ कोर्स दोनों ज्वाइन कीजिए, आपको मालूम पड़ेगा कि हाँ सर बहुत फ़ायदा होता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। जल बिहारी का मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है, तो भैया जल बिहारी का मेला किया जाता है छतरपुर में, ठीक है। अब हम कुछ अन्य मेलों की बात कर लेते हैं बुंदेलखंड के। तो सबसे पहले टीकमगढ़ की बात करते हैं। तो टीकमगढ़ में एक मेला लगता है भैया, कौन सा, तो टीकमगढ़ में कुंडेश्वर का मेला लगता है, ठीक है। चंदेरी में कौन सा लगता है, तो चंदेरी अशोकनगर में सर लगता है हमारे यहाँ जोगेश्वरी देवी का मेला, ठीक है। फिर हम जाएंगे सर सागर में। तो हमें सागर में देखने को मिलता है धमोनी उर्स। क्या देखने को मिलता है, धमोनी उर्स नामक एक उर्स लगता है यहाँ पर सागर में। फिर पन्ना की हम बात करते हैं सर, हम यहाँ पर नाग चांद का मेला आयोजित किया जाता है। और यहाँ MPPSC में पूछा हुआ था नाग चांद का मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है, नाग चांद का मेला पन्ना में आयोजित किया जाता है। ओरछा में रामलला का मेला आयोजित किया जाता है, ठीक है। फिर दतिया भी मेनली किसका, बुंदेलखंड का ही भाग है। तो दतिया में सोनगिरी का मेला लगता है, किसका, सोनगिरी, यहाँ पर एक जैन तीर्थ स्थल है, वहाँ पर सोनगिरी का मेला आयोजित किया जाता है। और यहाँ पर पीताम्बरा देवी का भी एक मेला आयोजित किया जाता है, ठीक है। और यहाँ पर एक दो मेले और प्रमुख आयोजित किए जाते हैं, जैसे सनकुआ का मेला। तो सनकुआ का मेला भी कहाँ पर लगता है, तो सनकुआ का मेला भी हमारा दतिया में लगता है। तो ये प्रमुख मेले हैं जो कि कहाँ पर, बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में लगते हैं। तो इन सभी के बारे में आपको याद रखना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। काठी क्या है, तो काठी आप सभी को पता है कि सर निमाड़ का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। क्या है, निमाड़ का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो यह लोक नृत्य है। अब निमाड़ की बात आई है तो निमाड़ के लोक नृत्य को हम एक बार देख लेते हैं। तो निमाड़ में मेनली गणगौर एक उत्सव भी है, साथ में एक लोक नृत्य भी यहाँ पर आयोजित किया जाता है, जो शिव और पार्वती के सम्मान में गणगौर उत्सव यहाँ पर हर साल मनाया जाता है। उसी दौरान गणगौर नृत्य किया जाता है। फिर देखिए मांडलिया यहाँ पर एक
नृत्य होता है, ये भी आपको याद रखना है। फिर फेफारिया करके एक नृत्य होता है। फिर एक डंडा नृत्य भी यहाँ के लोग करते हैं। तो यहाँ कुछ प्रमुख नृत्य हैं जो कि निमाड़ क्षेत्र से संबंधित है, आपको याद रखना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। मध्य प्रदेश में राज्य निर्वाचन आयोग के गठन के पश्चात कितनी बार पंचायतों के आम निर्वाचन हो चुके हैं? तो भैया इसका राइट आंसर है 6 बार। कैसे सर? तो 1 फरवरी 1994 को हमारे यहाँ क्या होता है, राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया जाता है 243 के अनुच्छेद के अनुसार, जिसमें कहा जाता है कि जो पंचायत और नगरीय स्वशासन है उनके जो चुनाव कौन कराएगा, राज्य निर्वाचन आयोग कराएगा। तो पहला चुनाव हमारे यहाँ होता है 1994 में। तो वहाँ कब तक चलेगा, 5 साल का कार्यकाल रहता है, तो 1999 तक। फिर 1999 में दूसरी बार होते हैं, 2004 तक चलते हैं। फिर भैया 2004 के बाद 2009 तक चलते हैं। फिर 2009 में होते हैं, तो 2009 के बाद 2014 तक होते हैं। फिर 2014 के बाद 2019 तक चलने थे, परंतु कोरोना के कारण यहाँ पर पंचायतों का चुनाव नहीं होते हैं और उनका कार्यकाल लगभग 4 साल के लिए बढ़ा दिया जाता है। ठीक है। फिर अभी हाल ही में 2023 में चुनाव हुए जिनका कार्यकाल 2028 तक होगा। तो कितनी बार होगा, 1 2 3 4 5 और 6। तो 6 बार क्या हो चुके हैं, पंचायतों के हमारे यहाँ चुनाव हो चुके हैं। तो आप सभी को इन पॉइंटों को याद रखना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से किसकी जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 10 लाख से अधिक नहीं है? तो देखो भैया बेसिक काट देते कि भोपाल सर बहुत प्राचीन शहर है, तो यहाँ पर आसानी से 10 लाख होंगे। सर ग्वालियर में भी 10 लाख हो सकते हैं क्योंकि बहुत प्राचीन शहर है। सर जबलपुर में भी 10 लाख से ज़्यादा ही है। तो उज्जैन था, वहाँ पर 10 लाख से जनसंख्या कम थी। सर्वाधिक जनसंख्या हमें हमारे इंदौर ज़िले में देखने को मिलती, लगभग 27 लाख 2011 की जनगणना के अनुसार। यहाँ पर लगभग 27 लाख लोग निवास करते थे। तो सर्वाधिक जनसंख्या हमें कहाँ पर, इंदौर में। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ पर, तो सर भोपाल में। सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग कहाँ पर, तो सर जबलपुर में हमें देखने को मिलते हैं। और सबसे कम पढ़े लिखे लोग कहाँ पर हैं, तो सबसे कम पढ़े लिखे लोग सर हमारे अलीराजपुर ज़िले में स्थित है, जो कि भारत के साथ साथ मध्य प्रदेश का सबसे कम पढ़ा लिखा एक जिला है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। वर्ष 2015 में इंदौर में आयोजित तीसरे अंतर्राष्ट्रीय धर्मा संगोष्ठी का विशिष्ट अतिथि कौन थे? तो देखो इसका आंसर था श्री लियोम्पे दामचो दोरजी, भूटान के थे। परंतु ये याद नहीं रखना क्योंकि 2015 का करंट अफेयर था। अपन को 2024 के हिसाब से चलते हैं कि हाल ही में महाबोधि उत्सव, जो कि किससे, बौद्ध धर्म से संबंधित है, तो महाबोधि उत्सव का आयोजन किया गया सांची रायसेन में। तो आपको याद रखना है ये पॉइंट, आपके पेपर में आएगा। महाबोधि उत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था, तो सांची में किया गया है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। मध्य प्रदेश में गरीब परिवारों की विवाह योग्य कन्याओं की आर्थिक सहायता हेतु मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की राशि वर्ष 2019 में बढ़ाकर कितनी कर दी गई थी? तो 2019 की बात कर रहे हैं तो 51,000 कर दी गई थी। परंतु हम वर्तमान की बात करते हैं तो कन्यादान योजना की सबसे पहले बात करते हैं। सर यह कब शुरू हुई और किस मंत्रालय के अधीन आती है? तो देखो यह योजना शुरू हुई थी हमारी 1 अप्रैल 2006 को। ठीक है। किस मंत्रालय या किस विभाग की यह योजना है? तो सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्रालय, सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय की यह क्या है, अधिकारिता मंत्रालय विभाग की क्या है, एक स्कीम है। इसके तहत क्या किया जाता है कि गरीब कन्याओं का विवाह कराया जाता है और इस योजना के तहत वर्तमान में 55,000 रुपये दिए जाते हैं, जिसमें से 49,000 किसको, कन्या के अकाउंट में दिए जाते हैं। साथ में 6,000 रुपये किसको दिए जाते हैं, जो आयोजक समिति होती है उनको 6,000 रुपये प्रदान किए जाते हैं। तो कुल कितने देते हैं, तो भैया 55,000 पूछ लेगा। कन्याओं को कितने देते हैं, तो 49,000 आपको याद रखना है। 6,000 किसको, आयोजक समिति को दिए जाते हैं। और देखो सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की मैंने एक और योजना बताई थी कल आपको, एक कल्याणी विवाह योजना, मध्य मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह योजना मैंने बताई थी, जिसके तहत 2 लाख रुपए दिए जाते हैं कल्याणी से विवाह करने के लिए। और यह किस मंत्रालय की थी, सामाजिक अधिकारिता मंत्रालय। कब शुरू की गई थी, 2018 में शुरू की गई थी। तो कल्याणी विवाह योजना में आपको याद रखना है 2 लाख रुपए दिए जाते हैं। क्यों कल्याणी को, विधवा महिला को हमारे मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कल्याणी नाम दिया गया है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 1942 के बुंदेला विद्रोह के प्रमुख भागीदारी देने वाले राजा हृदय शाह किस स्थान के जमींदार थे? तो राजा हृदय शाह जो थे वह हीरापुर के जमींदार थे। आपको याद रखना है 1842 में हमारे यहाँ क्या हुआ था, बुंदेला विद्रोह हुआ था। उसका कारण क्या था कि अंग्रेज द्वारा से जो टैक्सेस थे उनकी लगातार दर बढ़ाई जा रही थी, लगातार कर ज़्यादा वसूल कर रहे थे। साथ साथ जो राजा महाराजा थे उनके आंतरिक जो मामले होते थे उसमें हस्तक्षेप कर रहे थे।
उसके कारण क्या होता है कि बुंदेलखंड में जो पूरे राजा और छोटी छोटी रियासत थी वहाँ एक गुट बना लेती है अंग्रेज़ों के खिलाफ, और अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह छेड़ देती हैं, जिसे मेनली क्या कहा जाता था, बुंदेला विद्रोह कहा जाता था। तो आपको याद रखना है। तो कुछ प्रमुख जो क्रांतिकारी थे बुंदेला विद्रोह के, उनकी हम बात करते हैं तो एक थे मधुकर शाह। मधुकर शाह उस टाइम कहाँ के राजा हुआ करते थे, नरहूत के वहाँ क्या थे, राजा थे, नरहूत रियासत के। फिर एक थे जवाहर बुंदेला। जवाहर बुंदेला की बात करते हैं तो जवाहर बुंदेला कहाँ से थे, तो जवाहर बुंदेला चंद्रपुरा के राजा हुआ करते थे। याद रखना, ये सब आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। फिर एक थे बख्त सिंह करके। तो बख्त सिंह कहाँ के थे, तो बख्त सिंह भैया चंदेरी के थे, इनका भी नाम याद रख लेना। फिर उसके बाद आपके में आता राजा पारीक्षित, बहुत प्रसिद्ध थे, और ऐसा कहा जाता है कि राजा जो पारीक्षित थे उनके द्वारा ही बुंदेला विद्रोह किया गया था, नेतृत्व किया गया था। और ये कहाँ से थे, तो जो जेतपुरा रियासत से संबंधित थे, इनके बारे में आपको याद रखना है। तो ये प्रमुख बुंदेला विद्रोह के क्रांतिकारी थे, तो सभी को याद रखना कहाँ से कौन ने लड़ा था, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भोपाल के किस वीर ने बहादुरी पूर्वक मुख्य संघर्ष कर बलिदान दिया था, तो भैया 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है, बीडी सावरकर ने कहा था। तो जो फाजिल मोहम्मद खान थे, इनके द्वारा कहाँ से, तो इनके द्वारा भोपाल से इस युद्ध में क्या लिया गया था, भाग लिया गया था। शेख रमजान जो थे सर, वहाँ तो सागर से लड़े थे 1857 की क्रांति में। दोस्त मोहम्मद खान सर जो थे वह भोपाल रियासत के क्या थे, संस्थापक थे। तो ऐसा भी आप क्या कर सकते हैं, डिलीट करते थे। हबीबुल्ला खां का तो आपने कभी नाम सुना ही नहीं होगा। कुछ प्रमुख क्रांतिकारी के मैं नाम बता देता हूँ। तो देखो, इंदौर से आपको याद रखना है कौन कौन का, तो इंदौर से मुराद अली। कौन, मुराद अली, जो कि इंदौर महू से लड़े थे, ठीक है। फिर इंदौर में आप आओगे तो इंदौर में आपको देखने को मिलेगा शहादत खां के साथ साथ एक और नाम मिलेगा भागीरथ सिलावट, जो कहाँ से लड़े थे, इंदौर से लड़े थे। तो ये तीन व्यक्ति कहाँ से, इंदौर से आपको याद रखना है। सागर से कौन थे, तो सागर से मैंने आपको बता दिया शेख रमजान लड़े थे, ठीक है। फिर तात्या टोपे भी हमारे यहाँ मध्य प्रदेश से ही इस युद्ध में शामिल हुए थे, और वह कहाँ से, शिवपुरी से शामिल हुए थे, इस बात को भी आपको याद रखना है। फिर देखो, शंकर शाह रघुनाथ शाह महाकौशल क्षेत्र से लड़े थे। मेहरवान सिंह कहाँ से लड़े थे, नरसिंहपुर से लड़े थे। दौलत सिंह कहाँ से लड़े थे, तो जो हमारा नेमावर वाला क्षेत्र है वहाँ से एक दौलत सिंह करके भी 1857 की क्रांति में भाग लिया था। दौलत सिंह के ऊपर भी प्रश्न पूछा गया है। शहादत खां भागीरथ सिलावट पे पूछा जा चुका है, मुराद अली पे पूछा जा सकता है, फाजिल मोहम्मद खां पे पूछा गया है, शेख रमजान पे पूछा गया है। तो मेरे हिसाब से आपको पूरे डाउट क्लियर होंगे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी निम्नलिखित किस शिलालेख में मिलती है, तो भैया दसपुर शिलालेख में मिलती है। 10 बार बता दिया रेशम बुनकर। साथ साथ पहले एडवर्टाइजमेंट का उल्लेख हमें कहाँ पर मिलता है, तो पहले एडवर्टाइजमेंट का उल्लेख भी हमें कहाँ पर देखने को मिलता है, दसपुर शिलालेख में। यह सर संस्कृत भाषा में लिखा गया है, और इसे किसके द्वारा लिखा गया था, तो इसे वत्स भट्टी द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा, तो वत्स भट्टी द्वारा इसे लिखा गया था। यह भी आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। और दो एक फैक्ट आपको याद रखना है इसमें, यशोवर्मन राजा जो ओलिकर वंश के थे उनके द्वारा इसको लिखवाया गया, ऐसा कहा जाता है। और दसपुर कहाँ पर है, तो दसपुर सर मंदसौर जिले में स्थित है, ठीक है। एरण शिलालेख हमें कहाँ पर देखने को मिलता है, सागर जिले में हमको प्राप्त होता है एरण शिलालेख, ठीक है। चलो अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पर नहीं है, तो नर्मदा नदी पर कौन सा नहीं है सर, कपिल धारा तो मैंने सुना है, दुग्ध धारा सुना है, बेड़ा घाट सुन रखा है। तो एक भैया कौन सा नहीं है, तो भालकुंड नहीं। तो सर भालकुंड कहाँ पर है, तो भालकुंड बीना सागर में स्थित है, और किस नदी पर बना हुआ है, बीना नदी के ऊपर ही स्थित है। अब नर्मदा नदी पर कौन कौन से, तो कपिल धारा, दुग्ध धारा दोनों अनूपपुर में पड़ते हैं। बेड़ा घाट जलप्रपात हमें कहाँ पर देखने को मिलता है, जबलपुर में देखने को मिलता है। फिर सहस्त्र धारा जलप्रपात भी नर्मदा नदी पर है, और सहस्त्र धारा जलप्रपात कहाँ पर है, तो सहस्त्र धारा जलप्रपात सर महेश्वर खरगोन जिले में स्थित है, ठीक है। फिर एक पांडव फॉल के बारे में आपने सुन रखा होगा, तो पांडव फॉल कहाँ पर है, तो पन्ना में स्थित है, ठीक है। फिर आपने एक रन्हे जलप्रपात सुन रखा होगा, तो रन्हे जलप्रपात हमें कहाँ पर, छतरपुर में देखने को मिलता है। तो यहाँ कुछ प्रमुख जलप्रपात हैं, इनके बारे में आपको सभी को याद रखना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग मध्य प्रदेश से नहीं गुजरता है, तो भैया यह 2019 से पहले की बात थी। 2019 में मध्य प्रदेश के सभी या भारत के सभी राष्ट्रीय राजमार्गों के नाम बदल दिए गए। जो राष्ट्रीय राजमार्ग
उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर जाता था उनको इवन नंबर से जाना जाने लगा, यानी 2, 4, 6 इन शब्दों से इनको जाना जाने लगा। और जो ईस्ट से वेस्ट की ओर जाते थे उनको किस नाम से जाना गया? ओड नंबर से, यानी उनके नाम कैसे 1, 3, 5 इन नामों से जाना गया। तो मध्य प्रदेश से जो गुजरने वाले नेशनल हाईवे उनकी मैं बात कर देता हूँ। सबसे पहले नॉर्थ टू साउथ की बात करता हूँ, तो आपको देखने को मिलेंगे 30, 34, 44, 46, 52, 56। फिर ईस्ट से वेस्ट की ओर जाने वाले की बात करेंगे 27, 39, 43, 45। तो ये सभी कहाँ से? जो ईस्ट से वेस्ट जाने वाले हैं। मैंने आपको बताया था NH-46 क्या है? मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे जो कि ग्वालियर से बैतूल तक जाता है। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 634 किलोमीटर है। सर जो NH-44 है जो कि भारत को उत्तर से दक्षिण को जोड़ता है, उत्तर दक्षिणी कॉरिडोर भी कहते हैं, इसकी लंबाई मध्य प्रदेश में लगभग 571 किलोमीटर हमें देखने को मिलती है। ठीक है। फिर NH-52 सर जो नेशनल हाईवे वो हमारे इंदौर से होकर गुजरता है, मैंने यह बात भी बताई थी। NH-56 अलीराजपुर ज़िले से होकर गुजरता है। NH-30 मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी नेशनल हाईवे आपको याद रखना है। फिर NH-27 की बात करते हैं तो NH-27 मध्य प्रदेश का पूर्वी पश्चिमी कॉरिडोर कहा जाता है। ठीक है। यह मध्य भारत के पोरबंदर से लेकर असम के सिलचर तक जाता है, तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं, तो करंट अफेयर के प्रश्नों की बात करते हैं। तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा तेंदुपत्ता संग्रहकर्ता का मानदेय 3,000 रुपये से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो अभी हाल ही में मोहन सरकार में जो तेंदुपत्ता यानी तेंदुपत्ता जो बीनते थे उनके इकट्ठा करने वाले लोगों का जो एक बोरा वो कभी बीन के लेके आएंगे तो उसका मानदेय बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 4,000 रुपये कर दिया गया है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। मध्य प्रदेश हरी मिर्ची उत्पादन के मामले में देश में कौन से स्थान पर है? तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा हाल ही में एक आंकड़ा बताया गया है जिसमें बताया गया है कि हम हरी मिर्ची के उत्पादन में कौन से नंबर पे हैं? दूसरे नंबर पर है। मसाला में हम कौन से नंबर पे हैं? तो सर पहले नंबर पे हम मसाला उत्पादन में हैं। ये बात भी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा बताई गई। हरी मिर्च हमारे यहाँ मुख्य रूप से खरगोन में होती है, आपको याद रखना है। और खरगोन में ऐसा कहा जाता है कि एशिया की सबसे बड़ी हरी मिर्ची की मंडी खरगोन ज़िले में स्थित है। ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। मध्य प्रदेश की पहली मेडी सिटी की स्थापना किस जिले में की जा रही है? तो मेडी सिटी यानी मेडिकल सिटी। कौन सी? मेडिकल सिटी। तो मेडिकल सिटी की जो स्थापना की जा रही है वह जो हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है उनके विधानसभा क्षेत्र उज्जैन में की जा रही है। तो मध्य प्रदेश की पहली मेडी सिटी कहाँ पर बनाई जाएगी? उज्जैन में बनाई जा रही है, आपको याद रखना है। उज्जैन में ही मध्य प्रदेश का पहला मेडिकल डिवाइस पार्क बनाया जा रहा है, विक्रम नगर, जो कि उज्जैन का एक प्रमुख औद्योगिक केंद्र है। तो ये सभी करंट अफेयर और साथ में प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। अब देखते हैं, हम करंट की बात कर लेते हैं कि कौन कौन व्यक्ति ने कमेंट किया है। तो देखो, एक बंसिका पाटीदार थे, उन्होंने बोला सर थैंक यू सो मच, कॉन्फिडेंस आ रहा है, पढ़ने में ही निकाल लेंगे। यानी उन्होंने बोला कि कभी हमने इस सीरीज को पढ़ लिया तो हमारा आराम से पेपर निकल जाएगा। उसके बाद प्रिया पाल ने बोला कि थैंक यू सो मच इस सीरीज को चलाने के लिए, इनके पूरे डाउट्स क्लियर हो रहे हैं। ठीक है। तो याद रखना कि यह सीरीज आपके लिए डाउट क्लियर भी है, साथ साथ आपका कॉन्फिडेंस बूस्टर का काम भी करने वाली है। अब आपको क्वेश्चन ऑफ द डे दे रहा हूँ जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। पहला है कलचुरी वंश, जो कि त्रिपुरी का कलचुरी वंश है, उसके संस्थापक का नाम कौन है? और लेखक शरद जोशी का संबंध किस जिले से है? इन दोनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल वापस से मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,